अल्मोड़ा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से सीएम धामी ने किया संवाद। भारत संकल्प यात्रा के तहत 12 लाभार्थियों से की बात। कार्यक्रम दौरान कहा, हर व्यक्ति की योजनाओं का पूरा मिले लाभ। देहरादून में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। 10 बेड का एसोसिएशन बोर्ड किया तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामराज की बात कही है। अल्मोड़ा पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से पूरी देश दुनिया खुश है, मोदी है तो मुमकिन है का नारा बोलते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने रामराज आने की बात कही। राम मंदिर पर विपक्ष पर बोलते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार के खिलाफ बोलना ही होता है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के सवाल पर राजनीति विषय पर बयानबाजी से बचने की उन्होंने बात कही। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? है सारा देश खुश है, सारी दुनिया खुश है, राम मंदिर बन रहा है? ये तो एक प्रकार से राम राज्य लाने का शुरुआत हो गई है। विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है। हाँ जी सर, विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है। विपक्ष का काम क्या है? सरकार की तारीफ करना है क्या? पत्रकारों का काम क्या? मीडिया का, हम लोगों का, आपका? अब तो मैं मीडिया में आ गया हूँ। सरकार की तारीफ करना है क्या? है जहाँ कमी है आप लिखो, खड्ड पड़ गया, यहाँ फड़ा हो गया, यहाँ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? विपक्ष का काम और मीडिया का काम तो बोलना है, बोलेंगे। जनता जो बोलते है उसको बोलो। जनता बोलते कि मोदी है तो सब मुमकिन है, बस। सर, आप भी राम मंदिर जाएंगे? देखिए, ये ऐसा प्रश्न किसी भी हिंदुस्तानी को पूछना नहीं चाहिए। भारतीय किसान यूनियन अवामता उत्तराखंड में 22 जनवरी को हरिद्वार समेत सभी जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर किसानों की मांग के संबंध में ज्ञापन देगी। किसान आंदोलन की तैयारी में जुटे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। वहीं चौधरी ऋषिपाल अम्बावता का कहना है कि गन्ना भुगतान न होने के कारण किसान आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आज बैठक में निर्णय लिया गया, 22 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। वहीं दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाए। अम्बावता ने यह भी कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी लागू करने का आश्वासन किसान संगठनों को दिया था, लेकिन आज तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना। सरकार के वादे पूरा नहीं करने से किसानों में नाराजगी है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा गन्ने का है। गन्ने का जो भुगतान नहीं करेंगे मिल, तो इस पर हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को हमने आज तय किया है जिले के डीएम का कार्यालय का घेराव और उसमें तालाबंदी करेंगे। एक मुद्दा ये है और एक ये है कर्जा मुक्ति पूरा दाम। कर्जा मुक्ति पूरा दाम, कर्जा पूरे भारत का कर्जा मुक्त हो किसान। जब ये घोटालेबाजों के कर्जा माफ कर सकते हैं तो इस देश के किसान का भी कर्जा माफ करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा एमएसपी का है, किसान का कर्जे का है। हर जिले में बिजली का है। बिजली को किसान को बिजली पे सब्सिडी मिले, 2 रुपए यूनिट बिजली किसान को मिलनी चाहिए। इन्होंने 10 रुपए यूनिट कर दिए। तो ये मुद्दे एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। हरिद्वार में भल्ला कॉलेज मैदान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जा रहा है और इसी के जरिए एनएचआरडीए के वीसी अंशुल सिंह ने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि हरिद्वार में भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो सकेंगे। यहां के मौजूदा भल्ला स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर इसे इंटरनेशनल मानकों के तहत विकसित किया जा रहा है।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इसका लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में मैदान और पिच को तैयार किया जा रहा है और उसके बाद 40 से 50 हजार की ऑडियंस के बैठने के लिए स्थान बनाए जाएंगे। निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशु सिंह ने बताया कि हरिद्वार में खेल प्रतिभाओं को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण मिल सके, इसके साथ ही हरिद्वार में बड़े मैच हो सके, इस उद्देश्य से स्टेडियम का विस्तार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टेडियम का फायदा खेलों के विकास और खिलाड़ियों को मिल सकेगा। और काफ़ी मतलब खेल प्रेमी भी हैं, काफ़ी क्लब्स भी यहाँ खेल रहे हैं, तो हम लोगों का और ये भी था आशा थी कि आगे जाके हम कुछ और अच्छे मैचेस करा पाएँ। इधर हम लोग लाइट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, जो फ्लड लाइट्स रहती हैं, जो रात के जो आपके मैचेस होते हैं वो भी हम यहाँ ऑर्गेनाइज करा पाएंगे। एम ये है कि एक ग्राउंड जो रहता है वो तो इंटरनेशनल लेवल का हम बनाएंगे ही, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हम देंगे जो एक इंटरनेशनल ग्राउंड में रहती है। जो फेज़ 1 रहेगा उसमें हमारा पहले है कि हम ग्राउंड को कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो एक सफिशिएंट जो हमारे डायमेंशंस रहते हैं उसको क्वालिफाई करे। फेज़ 2 में वी विल कम अप विद द स्टैंड्स, जो बेसिक फैसिलिटीज जैसे प्लेयर्स एरिया रहता है, आपका मीडिया बॉक्स रहता है, कमेंट्री बॉक्स रहता है, ऑडियंस हमारा स्टैंड रहता है, जो क्राउड आता है उसके बैठने के लिए जगह रहती है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम लेकर आएंगे। तो इलेक्शन से पहले, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, हम आशा करते हैं कि हमारा ये ग्राउंड रेडी हो जाएगा 15 मार्च तक फॉर प्लेयर्स टू प्ले द मैचेस। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों को चुनावी कमान सौंप दी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी ने कहा कि हर चुनाव बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रहती है, जो हर बूथ, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र से लेकर प्रत्येक विधानसभा के हर क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। जोशी ने बताया कि बीजेपी अपने सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही विस्तारक की जिम्मेदारी देती है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे और पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। अरे इनको मैं बताओ, ये भी बंद कर देंगे। अपने प्रचारकों को वाहन से आप लोग सुसज्जित कर रहे हैं, पहले भी आप लोगों ने गाड़ियां दी थी, किस तरह से, क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे और क्या कुछ अब इनका टास्क रहेगा? देखिए, हर चुनाव में पार्टी की एक रचना है विस्तारकों की, जो विभिन्न विधानसभाओं में जाकर पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो हमारे काम होते हैं बूथ स्तर के, इन सभी कामों की देखरेख करते हैं और अपने संगठन के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता चुन के इसमें आते हैं। और इस समय जो लोकसभा चुनाव है 2024, इसके लिए 70 की 70 विधानसभाओं के लिए हमारे कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में तैयार हैं। अब जल्द ही हम उनकी सारी योजना बैठक हो चुकी है और 1-2 दिन में वो लोग सब अपने अपने विधानसभा के लिए चले जाएंगे। ये गाड़ी कब तक रहेगी इनके? हरिद्वार में नए साल की पार्टी करने घर से निकले किशोर की हत्या में उसकी मां के प्रेमी का हाथ निकलकर सामने आया है। अवैध संबंध और 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति के लालच में आरोपी ने 17 साल के यश का कत्ल किया था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी खुद किशोर को तलाश करने वालों में सबसे आगे था। पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। कनखल क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस कप्तान प्रमेंद्र दोबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दा उठाया है और इंस्पेक्टर कनखल अमरचंद शर्मा और पुलिस टीम को शाबाशी दी है। 8 तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया था। इसका नाम यश उर्फ कृष्ण था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने परिस्थिति के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। ताकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में शामिल करेंगे। हत्या का क्या कारण माना जा रहा है सर, क्यों हत्या? इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफ़ी समय से।
उस चीज़ को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नज़र थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है और जल्दी ही इसमें अन्य खुलासे भी किए जाएंगे और अन्य की जो भूमिका है उनकी भी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। क्या मित्र है सर ये या फिर क्या थे सर परिचय? ये इनका परिजन ही थे। ये जो अमित कटारिया है ये इसी परिवार से ही संबंध रखता है और जो मृतक है उसका भाई ही है, ये उसके चाचा का लड़का है और उनको भी और जो जिस तरीके का जो घटनाक्रम है सबसे पहले इसी के द्वारा डेड बॉडी को देखा गया था और एक एलिबाई लेने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने उसको भी संज्ञान में लिया था और जल्दी ही क्योंकि अन्य जो गवाह हैं या जो अन्य साक्ष्य हैं वो इसके अगेंस्ट ही थे सारे। जब इससे पूछताछ गहनता से की गई तो इसके द्वारा जो उस मृतक है उसका आईफोन और उसकी जो एक टी शर्ट है, खून लगी हुई टी शर्ट, वो इससे प्राप्त हुई थी। उसको हम लोगों ने तत्काल अपने कब्जे में लेके उसको एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है और अन्य जो घटना था उसको बुला दिया। कितने लोग इसमें शामिल हैं? अभी इसमें तो मुख्य अभियुक्त अमित कटारिया है, इसको पकड़ा गया है। इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। हत्याकांड किस तरह से अंजाम दिया था, किस तरह से? ये लड़का जो है इसको क्योंकि रिश्ते में इसका भाई लगता था, इसको ये शॉपिंग के बहाने लिख के गया और इसका गला घोट के बाद में पत्थर से इसका सर कचल के इसकी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। सुबह सबसे पहले भी इसका शव जो बरामद हुआ है वो इसी की एलिबाई, इसी के से ही प्राप्त हुआ था। इसका इसने एलिबाई ले ली। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है। 10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। सर्द मौसम में मंगलौर की राजनीति गरमाने लगी है। बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद अपने समर्थकों के साथ मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद मंगलौर की राजनीति ने एक और करवट ली है। आपको बता दें कि मंगलौर के बसपा विधायक हाजी सरबत करीम के निधन के बाद मंगलौर में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं हाजी सरबत करीम अंसारी के सिपसिलार कहे जाने वाले डॉक्टर शमशाद कुछ दिनों पहले हाजी सरबत से किनारा कर चुके थे, पर अब चुनाव करीब आते ही डॉक्टर शमशाद अपने पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद और तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मौजूदा विधायक सरबत करीम अंसारी जी का इंतकाल हुआ है और सब लोगों को जानकारी है कि इस बार 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाजी सरबत करीम अंसारी जी की तबीयत खराब होना या उनका मिजाज खराब हो जाना नगर मंगलौर को बहुत त्रस्त करने का उन्होंने काम किया है। तो उस चीज से मैं आहत था। नगर पालिका पर उन्होंने सीधे चेयरमैन साहब पर
उन्होंने एक ऐसा वो किया था, आप सब मीडिया के साथी उसमें जो है मौजूद थे, तो उनकी कुछ चीज़ें थी जिनसे मैं आहत था। और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है पूरे देश में। आज कांग्रेस हर फील्ड पर संघर्ष करने का काम कर रही है। मैं उनकी इस लड़ाई से मुतासिर हूँ। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के देश भर में बढ़ते मामले और देहरादून में आ रहे संदिग्धों के मामलों को देखते हुए राजधानी देहरादून का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रहा है। इस बात को लेकर जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर शिखा जनपांगी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला अस्पताल में नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी होने के बाद से अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोरोना को लेकर 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है ताकि किसी मरीज में कोविड की पुष्टि होने पर उसे फौरन भर्ती किया जा सके। आज की तारीख तक हमारे यहाँ कोई ऐसा संदिग्ध मैटर नहीं मिला है मरीज, और हम लोग अलर्ट मोड में जिस दिन से एडवाइजरी जारी हुई थी हम लोग अपने अलर्ट मोड में आ गए थे। पूर्व में भी हमने कोविड में और डेंगू में अपना तन मन धन से कार्य किया था सारी सुविधाओं के रिगार्डिंग, और इस बार भी जैसे ही एडवाइजरी हुई थी हमने फिजिशियन और पैरामेडिक्स और स्टोर डिपार्टमेंट मेट्रन सबको आदेश दिए थे कि नियमानुसार जो एडवाइजरी आई है उसके अनुरूप अपना व्यवस्थाएं को सुनिश्चित करें। और हमने फिलहाल अपने लिए जो 10 बेडेड कोविड के लिए और वैसे भी चिन्हित कर रखे हैं अगर ऐसा कुछ केस आता है आइसोलेशन में, और वैसे भी हम तैयार हैं क्योंकि पूर्व में भी हमने इस स्थिति को किया है और अब तो हमारे पास और भी साधन उपलब्ध हैं। पहले से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, तो हमारे ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स और समय समय पर हम ट्रेनिंग्स भी इन हाउस करते रहते हैं, तो हम इसमें बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। राइज हुई है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं बढ़ ना जाए, तो दैट मीन्स पीपल आर हेल्दी आई सपोज। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और उसको लेकर लगातार सम्मेलन और कार्यक्रम कर रही है। वहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा दे रही है। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी जिस प्रकार से कहती है कि 400 पार सीट लेकर आएंगे, इसमें कोई ना कोई झोल जरूर है। साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी जो घमंड कर रही है वो ना करे, क्योंकि सभी मिलकर उसको हराने का काम करेंगे। वैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए वो देखिए एक सोची सब्जी रणनीति की तहत है। इतने बड़े भविष्य वक्ता या इतने बड़े ज्योतिषी गणनाकार तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो इतने बड़े स्तंभ से कह देते हैं कि हम 400 पार करेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं झूल है। आप देखिएगा पिछले बार भी उन्होंने 300 पार कहा था, जितने कहा था उतनी सीटें आई हैं, कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, इससे तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा होता है। आप कैसे कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े दम्भ से कैसे कह सकता है कि मैं इतने सीटें लड़ूंगा। इसलिए जो ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं वो इसलिए। चलिए वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के बाद। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकना और निजी स्कूलों से ये विद्यार्थी प्रतियोगिता कर पाएं, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई। 5वीं और 8वीं पास करने वाले 10% श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है। 6ठी के विद्यार्थियों को 600 रुपए प्रति माह, 7वीं के विद्यार्थियों को 700 रुपए प्रति माह, 8वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 900 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति तय की गई है।
10वीं बोर्ड में 80% अंक लाने पर 11वीं और 12वीं में हर महीने 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए स्कूल में उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ये हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके द्वारा हम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए इस योजना के लिए मैं सीएम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप से हम कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं जो भविष्य में हमारे जो एग्ज़ाम हम देने वाले उनकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस योजना का लाभ मैं भी पा सकूँ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में निर्धारित तिथि के तहत ही प्रायोगिक परीक्षा होगी। बोर्ड में स्कूलों की निर्देश जारी किए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार होगी और एक बार परीक्षा छूट जाने के बाद बोर्ड दूसरा मौका नहीं देगा। क्षेत्रीय कार्यालय ने परीक्षा को लेकर स्कूलों और छात्रों को क्या तैयारी रखनी है, इसकी भी जानकारी दी है। स्कूलों के लिए बोर्ड ने निर्देश दिए हैं, सभी स्कूल प्रायोगिक विषय के पाठ्यक्रम तय समय पर पूर्ण कर लें। लैब और परीक्षा की तैयारी भी समय से पूर्ण कर लें। छात्रों और उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की समस्या होने पर क्षेत्रीय कार्यालय से जानकारी दी जा सकेगी। और हमारा चूंकि 2024 की परीक्षाओं में 1 लाख बच्चे क्लास 10th में अपीयर हो रहे हैं और लगभग 1 लाख बच्चे ही क्लास 12th में अपीयर हो रहे हैं। और हमारे पास जो इस बार सबसे जो नया सिस्टम आया, हमारे पास अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के कंप्लीट स्कूल्स के जितने हमारे से एफिलेटेड है उनके बच्चे सब अपीयर हो रहे हैं हमारे यहाँ से। इस बार पिछले साल 155 स्कूलों के बच्चे अपीयर हो रहे थे और इस बार 186 स्कूल जो टोटल एफिलेटेड है उनके बच्चे अपीयर हो रहे हैं। उन दूरस्थ क्षेत्रों में भी हैं। हमारे यहाँ परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया, केंद्रों का निर्धारण हो गया। 460 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 460 परीक्षा केंद्रों में जितना हम सुगम से सुगम व्यवस्था के तहत बच्चों को नजदीक में एकोमोडेट कर पा रहे थे, उस तरह से हमने बनाया। सब प्रिंसिपल से नियंत्रण। फरवरी महीने से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने फोन के जरिए छात्रों की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी है। आपको बता दें कि सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक भी सीबीएसई द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800-118004 पर फोन कर काउंसलिंग कर सकते हैं। इस बात को लेकर देहरादून से सीबीएसई बोर्ड के संयुक्त सचिव डॉक्टर रणबीर सिंह ने कहा कि हर क्षेत्रीय शाखा को निर्देश है कि जहां भी छात्रों को पढ़ाई से संबंधित कोई कठिनाई हो उस पर काम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीएसई के दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन के 83 विशेषज्ञों के अलावा देश भर में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 24 प्रिंसिपल काउंसलर हैं। हमारे यहाँ देखिए हर साल काउंसलर्स भी और खुद सीबीएसई की तरफ से हर रीजन को भी ये निर्देश है कि जहां पर भी बच्चों से संबंधित कोई कठिनाई है स्कूल आपको बताए, इवन तो बच्चे भी बताएं, उस पर काम करें। दूसरी बात, सेंट्रलाइज लेवल पे सुबह 9 से 5:30 बजे तक के एक टोल फ्री नंबर है, उस पर अपनी बात कोई भी बच्चा, काउंसलर्स उस पर हैं, उनके बात कर सकता है, पेरेंट्स बात कर सकता है। बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखने की जिम्मेदारी सीबीएसई पूर्णतः लेता है। हमारे 30,000 स्कूल्स हैं टोटल, जिनमें से कि 400 करीब स्कूल्स बाह्य देशों में 26 देशों में। और एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इतना लगाव से लगते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी बातों में भी चिंता भी व्यक्त करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। वीर बालक दिवस जो अभी हमने 26 तारीख को सेलिब्रेट किया, उस दिन हाईएस्ट नंबर फॉर पार्टिसिपेशन 171 स्कूल, हाईएस्ट नंबर था देहरादून रीजन से। तो उस बुलेटिन को फिलहाल यहीं करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने